तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के कुछ कॉमन क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं और उसके उत्तर बताने वाला हूं। कुछ कॉमन क्वेश्चन मतलब ये कि वो हमेशा रिपीट हुए, परीक्षा में हमेशा आते ही आते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन है, उनके बारे में आपको बताऊँगा और उसका उत्तर भी बताऊँगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए। वर्ष आपका है फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष, सेमेस्टर आपका प्रथम है। प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर मैंने ऐसे ही ले लिया ताकि आपको समझा सके कि ये जो है हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होगा। प्रश्न पत्र का नाम इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की होने वाली, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वीडियो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके उत्तर की ओर चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे कॉमन क्वेश्चन जो कि आपका ये शिक्षा शास्त्र में भी पूछा गया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका राजनीति शास्त्र में भी पूछा गया है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट में पूछा गया, लेकिन खास स्पेशल जो क्वेश्चन है वो राजनीति शास्त्र का है। क्वेश्चन ये कि भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मूल कर्तव्य बताइए। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। हाँ, मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये गारंटी वाला क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन मूल कर्तव्य के बारे में है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद अभी हम आपको अधिकार भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन पहले मूल कर्तव्य जान लीजिए। उत्तर लिखेंगे कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कर्तव्य नहीं बताए गए थे। सन 1976 में जब 42वां संशोधन किया गया संविधान में, ठीक है, तो उसके द्वारा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 51 का जोड़ा गया, लेकिन इसे भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के साथ पढ़ा जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए जो 10 मूल कर्तव्य बताए गए हैं वो निम्नवत हैं। जो मूल कर्तव्य आप लोग देखते नहीं कि जिनको आप लोग मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, ठीक है, वो यही है। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ये 10 हैं, हम आपको बता दे रहे हैं एक एक करके। ठीक है, बहुत ही रामबाण प्रश्न है। ठीक है, पहला जो है, संविधान, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का सभी नागरिक सम्मान करेंगे। मतलब कि हमारे संविधान में ये बताया गया है कि जिस भी देश में आप रह रहे हैं, जैसे भारत देश है हमारा, तो भारत देश में जो राष्ट्र हमारा, उसका ध्वज मतलब कि जो तिरंगा है, ठीक है, और जो राष्ट्रगान होता है जनगण, ठीक है, इसका आप लोग रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब कि जय हिंद, कहीं पर अगर झंडा देख रहे हैं तो जय हिंद, उपलफ जनगण मन अधिनायक जब हो रहा है राष्ट्रगान, तो वहीं पर रुक के 2 मिनट, 52 सेकेंड का होता है। ठीक है, तो आप कुछ 80 मिनट रुक के आप उसका रिस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर भी होगा उसका आदर सम्मान करेंगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा, प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता संग्राम के पावन आदर्शों का अनुसरण करेंगे। प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता संग्राम के, ठीक है, जो कुछ नियम से बनाए गए कुछ ठीक है, उनका फॉलो करेंगे। ठीक है, अनुसरण करेंगे। भाई आप स्वतंत्र देश में रहते तो आप कुछ भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लीगली। अगला है कि सभी नागरिक भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देंगे। ठीक है, एकता बनाए रखना है और विरोध नहीं करना है किसी का। और भारत जो एक देश है, इसमें जो एक भाईचारा है वो बनाए रखना है। अगला कि प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा करेंगे। अगर कोई भी समस्या होती है, देश के लिए कोई उंगली उठाता है, देश के प्रति कोई गलत व्यवहार करता है, तो देश की रक्षा के लिए अपने जान तक न्यौछावर कर देना। ठीक है, अगला जो है, भारत के सभी लोगों में एकता की भावना को विकसित किया जाए। मतलब कि सब लोग एकता बनाकर चले किसी काम को, किसी अगर देश की जहाँ बात आए, प्रदेश की जहाँ बात आए, जहाँ हमारे ज़िले की बात आए, वहाँ पर हम लोग एक होकर उसका कोई चीज़ अगर गलत हो रही तो उसका विरोध करें। ठीक है, एकजुट होकर हम कोई काम करें, तो एकता बनाकर चलना है। ठीक है, अगला कि प्रत्येक नागरिक हमारी संस्कृति, जो भी हमारा कल्चर है, कि गौरवशील परंपरा का महत्व समझेगा और संरक्षण करेगा। अगर आप मान लीजिए मुस्लिम जात के हैं, तो मुस्लिम जात के जो भी लोग हैं उनका अपना, उन ये मत करिए कि ये मत करिए, आप लोग मुस्लिम हैं तो आपको ये नहीं करना। आप मान लीजिए हिंदू हैं तो मुस्लिम लोगों को बोलेंगे कि ये नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं। जो जिस भी संस्कृत का, जो भी जिस कल्चर का है, उसको वो चीज़ जो भी कर रहा है लीगली, उसको करने दीजिए, उसमें इंटरफेयर ना करिए। ठीक है, जैसे कि हिंदू भाई जो हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, ठीक है, नवरात्र आती है, ठीक है, और त्यौहार आते हैं, ठीक है, तो इसमें मुस्लिम भाई को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि आप पूजा क्यों कर रहे हैं, ये आवाज़ क्यों है, ऐसे वैसा। तो जो जिस भी कल्चर का है उसका वो मतलब कि रिस्पेक्ट करेगा, और दूसरे कल्चर के लोग हैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है कि प्राकृतिक
पर्यावरण की रक्षा सभी नागरिक करेंगे, जो हमारा नेचर है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों को बनाए रखना, ना कि उनको काटना लगाना, ठीक है, ये काम करना है, लगाते रहना है, काटना नहीं है। और हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो गलत प्रदूषण फैला रहता है, इन सब चीज़ की रोकथाम करना। अगला के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। और अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक नागरिक दृढ़ रहेंगे, मतलब कि जो सबकी जो संपत्ति है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, ठीक है, स्कूल है मान लीजिए आपके गांव में, तो स्कूल जो है सभी लोगों की एक तरीके से संपत्ति, उसमें सामान जो रखा है, कोई चोरी करने आ रहा है तो फिर आप लोग उसका विरोध करें, ठीक है, ये नहीं कि इस मास्टर आए, टीचर आए या सरकार आए तभी उसका विरोध करे, करने दीजिए, हमसे क्या मतलब। तो एक तरीके से स्कूल समय सब लोगों के लिए है ना, तो उसको रिस्पेक्ट करना। इसी तरह अन्य भी जो चीज़ें हैं जो सार्वजनिक है, सभी लोगों के लिए यूज की हैं, वो चाहे स्कूल हो, ठीक है, या फिर कॉलेज हो, या फिर कोई ऑफिस हो, ठीक है, ठीक कुछ भी हो, ठीक है, जो हमारी जिसमें कुछ ना कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर हम सब की कहीं ना कहीं उससे जुड़े हैं, तो उस चीज़ की सुरक्षा करना, ठीक है। अगला कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास किया जाए, ठीक है। तो ये कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जिनको आपको ध्यान रखना, 10 हैं, जिसमें से ज़्यादातर 5 या 6 ही पूछे जाते हैं, तो आप 5 या 6 तैयार कर लेंगे तो रामबाण प्रश्न है। मतलब इस प्रश्न पे टाइम हमने इसलिए ज़्यादा दिया क्योंकि ये हमेशा आता ही आता है, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं बाबूजी। तो आपके कम से कम 5 से लेकर 10 नंबर तो पक्के हो गए, समझ लीजिए। अगर आप इनका, आप मैंने बताया, एक दोबारा और रिवीजन कर लीजिएगा और ध्यान में कर लीजिएगा, बस आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि रामबाण है। जैसे ये क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं, मतलब कि हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, इन दोनों में से क्वेश्चन फंसेगा। तो चलिए उच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्राधिकार प्लस इसमें क्या पूरे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उच्च न्यायालय से जुड़े सारा हम यहाँ पर कवर करा दे रहे हैं। तो उच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए, तो इसमें सब आ जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है, ठीक है। वर्तमान समय में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो राज्य हैं, इनके लिए एक ही उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट, ध्यान सुन लीजिए। इसी प्रकार मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली तक फैला है, ठीक है। असम सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी 7 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय अर्थात गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। सुन लीजिए, इस समय भारत के कुल 21 उच्च न्यायालय हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। जैसे कि उच्च न्यायालय जो है कई राज्यों का, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का एक लगता है, और जो जैसे कि उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का एक ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो प्रदेश है उसका जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत एक ही राज्य आता है। बाकी जो पंजाब, हरियाणा, इन 3 प्रदेशों का जो उच्च न्यायालय है वो एक है, ठीक है। यहाँ पर तीनों प्रदेश के लोग जा सकते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का है उसमें उत्तर प्रदेश के ही लोग जा सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो है सिंपल सा परिचय हो गया, और भी जानते हैं इसके बारे में। अब जो उच्च न्यायालय होता है इसके गठन के बारे में जान लेते हैं, इसका गठन कैसे होता है। तो गठन में प्रत्येक जो उच्च न्यायालय होता है यानी कि हाई कोर्ट होता है, उसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से होगा। मुख्य न्यायाधीश मतलब जो जज होता है, ठीक है, उससे तथा जो अन्य छोटे न्यायाधीश हैं उनसे होगा। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण समय समय पर राष्ट्रपति करेगा। इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 58 न्यायाधीश, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ओके, यानी कि जो जज होते हैं। और न्यायाधीश की जो योग्यता है, अगर आप एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि जज बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ योग्यताएं कुछ आपके अंदर होनी चाहिए, वो क्या है वो भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीश के लिए निम्न योग्यताएं बताई गई हैं, जो कि सुन लीजिए। पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, मतलब कि वकील रहा हो, अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी कि वकील, एडवोकेट, ठीक है। न्यायिक पद पर मतलब कि वो, मतलब कि जैसे कि कहते नहीं कि न्याय के लिए, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जज होते हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। या फिर 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। और उसकी आयु 62 वर्ष से कम ना हो, 62 वर्ष से कम ना हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और न्यायाधीश की नियुक्त उच्च न्यायालय मुख्य
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके करता है। नियुक्त कैसे होती है इसको सुन लीजिए फिर से। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि हाई कोर्ट जो होता है उसका जो जज होता है, उसकी जो नियुक्त है वो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके करता है। ठीक है, अगर आप हाई कोर्ट का वकील होंगे तो राष्ट्रपति सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उससे सलाह लेगा, राज्यपाल से लेगा, फिर उसका सिलेक्शन करता है। ठीक है, और अन्य न्यायाधीश की नियुक्त करते समय राष्ट्रपति उपर्युक्त के अतिरिक्त संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त करते समय राष्ट्रपति प्रायः वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाता है। ठीक है, उसके बाद शपथ ग्रहण के बारे में जान लीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदभार ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करनी होती है। कार्यकाल सुन लीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, परंतु इसके पूर्व भी वे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर उनकी सैलरी के बारे में भी बात कही गई है। ठीक है, तो वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीश को 80,000 रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, जो कि संविधान में उल्लेखित है। और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है इसके बारे में देख लीजिए, कहाँ कहाँ तक वहाँ लोग आ सकते हैं, कहाँ तक उसका क्षेत्र लगता है, तो ये पढ़ लीजिएगा। अपीलीय क्षेत्र, प्रारंभिक क्षेत्र, यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा जब हम PDF आपको दे देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रामबाण है जो कि हमेशा फंसता है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रामबाण वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत में चुनाव सुधार पर एक निबंध लिखिए। जो चुनाव होते हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, हमेशा आता लगभग। तो इसके बारे में सुन लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन का निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जैसे कि आवश्यक समझे हो। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्तों और प्रदेश आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदाविधियां ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम के द्वारा निर्धारित करें। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से उन्हीं कारणों पर और उन्हीं रीतियों से हटाया जाएगा जिन कारणों और रीतियों से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। अर्थात सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार आप बेसिक परिचय लिखेंगे। बाकी और डिटेल में हम किसी अगले दिन आपको एडजस्ट करा देंगे। बाकी आप ये क्वेश्चन कुल मिला के महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर अगर आपको थोड़ा नहीं समझ में आया तो इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो एक और ये क्वेश्चन है जो कि आता है, अभी मौलिक मैंने आपको कर्तव्य बता दिया था, अब मौलिक अधिकार जान लीजिए। तो संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले तो ध्यान रखेंगे कितने मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ 7 भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन 7 के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे 7 क्यों कहते हैं, लेकिन पहले 6 जो हैं वो जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, नोट कर लीजिए। पहला है समानता का अधिकार, मतलब कि समान व्यवहार किया जाएगा। देश का चाहे जो भी नागरिक हो, सरकार सबके साथ समान व्यवहार करेगी। स्वतंत्रता का अधिकार, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी लीगली जो कानून के अंतर्गत आता है आप कहीं पर जाके कुछ भी अपने देश में कर सकते हैं, तो स्वतंत्र है। शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है, अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उसका आप विरोध कर सकते हैं। ठीक है, किसी का शोषण ना हो इसके लिए आप लोगों को भी राइट्स दिए गए। ठीक है, उसके खिलाफ आंदोलन, उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के हैं तो आप किसी भी धर्म को परित्याग कर सकते हैं और किसी भी धर्म को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी स्वतंत्रता संविधान देता है। अगर मान लीजिए आप मुस्लिम धर्म में परिवर्तन होना चाह रहे हैं हिंदू से, तो जा सकते हैं, या फिर
मुस्लिम से हिंदू जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, या हिंदू से मुस्लिम आना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं। मतलब किसी भी धर्म को आप परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता गवर्नमेंट देती है, यानी कि संविधान में उल्लेखित है। अगला कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो हमारी कल्चर रीति रिवाज हैं, अगर हमें मानना है तो हम मानेंगे, हमें नहीं मानना है तो हम नहीं मानेंगे। हमें जो भी शिक्षा ग्रहण करनी है, कहीं पर जाके कुछ भी करना है तो उसका भी हमारे पास अधिकार है, वो हम कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे चीज़ें बताई गई हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 6 मौलिक अधिकार हैं। अब कुछ लोग कहें 7 हैं, 7 के बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं, आगे पॉइंट है इसमें भी समझ जाएंगे आप लोग। ये जो ऊपर अधिकार हैं संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं, ठीक है। किस में दिए गए हैं? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल है। सुन लीजिए, मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। हालांकि 1978 के 44वें बार जब संविधान में संशोधन हुआ तो उसके अधिनियम के जरिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसकी जगह इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। सुन लीजिए, जो 7 वाले हैं, ठीक है। तो ये है इसका क्लियर कट, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, जो कि ग्रामर प्रश्न है। ये कुछ खास प्रश्न जो कि हमेशा रिपीट होते हैं, इनको तैयार कर लेंगे तो आपको हेल्प बहुत हो जाएगी। बाकी हमारी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो जो और चलेंगे, वहाँ संग्राम वीडियो जाएंगी, तो थोड़ा शॉर्टकट वाली भी वीडियो बना रहे हैं ताकि स्टूडेंट को कुछ जानकारी हो सके कि हाँ कुछ खास क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं। तो ये खास क्वेश्चन कुछ बाकी जो हो सकेगा हम अपना करेंगे आप लोगों के लिए। ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।